पार की क्वीन बन चुकी सोनू पंजाबन को आखिरकार उसके किए की सजा मिल गई। 12 साल की नाबालिग को जबरन जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलने वाली सोनू को 24 साल की कैद हुई है। कौन है सोनू, कहां से आई और कैसे जिस्म फरोशी के धंधे की क्वीन बन गई, इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी हैं। वेद जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी वेद जी, सोनू का रैकेट पूरे देश में था। बड़ी हाई प्रोफाइल रैकेट की सरगना थी। कह सकते हैं ऑपरेट जो करती थी सोनू ही करती थी। गीता अरोड़ा से लेकर सोनू पंजाबन तक बनने की आखिर इसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि तमाम पुलिसिया फाइलों में सोनू पंजाबन के बारे में जिक्र है। बड़े बड़े हिस्ट्री शीटर से उसके संबंध थे। लड़कियों को जबरदस्ती सेक्स रैकेट के धंधे में धकेलती थी। आप खुद पुलिस से जुड़े रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे गीता अरोड़ा से लेकर सोनू पंजाबन तक बनने के सफर के पीछे आखिर कहानी क्या है? देखिए मुकेश, जिस थाने के एरिया से शुरुआत करी थी गीता अरोड़ा, जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसने बाद में सोनू पंजाबन के रूप में जानते हैं, मैं उस थाने का एसएचओ रहा हूं। शकरपुर एक थाना है जिसमें लक्ष्मी नगर एरिया में पहले रहते थे। इनके पिता, इनकी फैमिली पाकिस्तान से थे, रिफ्यूजी थे। पहले वो हरियाणा में आकर रुके, उसके बाद में फिर उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई, दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनके फादर ऑटो चलाते थे। सोनू पंजाबन या जो अरोड़ा का नाम ले रहे हैं, ये 10वीं क्लास तक इसने पढ़ाई की, फिर ब्यूटिशियन का कोर्स किया। उसके बाद में इसकी शुरू से जो आदत थी लड़कों के साथ दोस्ती करने की थी, तो इसके कॉन्टेक्ट क्रिमिनल आने शुरू हो गए। ये बैड बॉयज जिनको बोलते हैं, खराब लड़के, उनकी संगत में रहना पसंद करते। तो मैं एक बहुत बड़े हिस्ट्री शीटर के साथ में इसकी फ्रेंडशिप होगी। 17 साल की एज में इसने शादी कर ली उसके साथ में, और फिर गाजियाबाद में यूपी के अंदर एनकाउंटर मारा गया। इसके बाद इसकी फिर कहानी शुरू होने हुई। इसने बहुत सारे गैंगस्टर्स के साथ में प्यार किया, शादी की, सेक्स किए, और इसका एक मॉडस ऑपरेंडी था कि जो इसके साथ कांटेक्ट में रहता था ये कहीं ना कहीं उसको मरवा देती थी, एनकाउंटर करा देती थी, या जो राइवल ग्रुप का क्रिमिनल है उससे मरवा देती थी। यहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर बाद में इसके जो हस्बैंड था उसका सरनेम भी सोनू था। तो ये धीरे धीरे इसको लगा कि ये बड़ा ल्यूक्रेटिव धंधा है, इसमें बहुत पैसा कमाया जाता है, और बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिस से उसका वास्ता पड़ेगा। तो इस तरह इसने इसको अपनी लाइन चुन लिया। फिर ये साउथ दिल्ली शिफ्ट कर गई, साकेत में बड़ी बड़ी कोठी, बड़े बड़े मकान, कारों में रहने लगी। इसके ऊपर फिल्म बनी, बॉम्बे के अंदर बहुत मशहूर पिक्चर बनाई गई इसके ऊपर कि किस तरह से कहां पहुंची सोनू पंजाबन। फिर इसके ऊपर मकोका लगाई गई। ये इतनी शातिर थी कि जो इसने प्रॉपर्टी, जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज इकट्ठी की थी, जो इसके एनकाउंटर मारे गए थे इसके फ्रेंड, इसने आज तक उनको अपने नाम पर नहीं कराया गया, क्योंकि यदि अपने नाम पर करा देती तो मकोका में फंसी रहती। तो इसने अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी है। और इसका नेटवर्क पूरे, ना केवल दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, सभी जगह से जुड़ा हुआ था। इसकी लड़कियां तमाम वहां से आती भी थी और जाती भी थी। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, दिल्ली में कमलजीत नाम का एक बहुत बड़ा पिम्प था उसके ऊपर भी इसी तरह बहुत सारे केस थे। वो भी बहुत बड़ा अपने आप में किंग था अपने फील्ड के अंदर। पर हिंदुस्तान में, जैसे कमलजीत का मैंने नाम लिया, यदि हिंदुस्तान में किसी लड़की को दिखाया जाता है जो प्रोस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा गैंग चलाती थी, वो केवल और केवल हिंदुस्तान में सोनू पंजाबन। उसका जो सफर है, यदि आप उसको देखेंगे तो वो एक बैड बॉयज के साथ भरा हुआ है। हर तरह का हथकंडा वो अपनाने के लिए तैयार रहती थी। जेल में भेजा गया जब उसको लगेगी कि सजा होने लगी है, तो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया तिहाड़ जेल के अंदर, बाद में डीडीयू अस्पताल में भर्ती करा लिया। वो हर एक हथकंडा अपनाना जानती थी। ये तो उसका एक अटेम्प्ट था, फेल हो गया, क्योंकि 12 साल की एक नाबालिग लड़की को उसने प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया, और वो लड़की किसी तरह से छूटकर अपने पेरेंट्स के पास पहुंची। उसने आप बीती बताई और वो पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने उसको कई बार शिकंजा करने की कोशिश की, परंतु कभी भी पुलिस के शिकंजे में आती नहीं थी। ये बस उसकी बदकिस्मती थी कि एक लड़की जो है उसकी जो उसका वो अंत उसका उसी लड़की के थ्रू होना था, जैसा आप बता रहे हैं 24 साल की सजा हुई। इसके अलावा उसके ऊपर मर्डर के केस, पॉस्को के केस, आईटी एक्ट के केस, लड़ाई, क्रिमिनल झगड़े, सैकड़ों केस उसके ऊपर दर्ज थे, परंतु वो तमाम में निकल जाती थी और बड़े चौड़े होकर कहती थी कि मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं है, सब पुलिस वाले झूठा मुकदमा मेरे ऊपर बनाते हैं।
और वो खुद मानती है, दुनिया भर में उसने माना है, मैं खुद प्रोस्टिट्यूशन करती हूँ पर मैं किसी से कराती नहीं हूँ। कोई लड़की आकर कह दे कि मैंने कभी किसी से प्रोस्टिट्यूशन कराया है तो मैं बिल्कुल मान लूंगी कि मैं प्रोस्टिट्यूशन कराती हूँ, क्योंकि जो लड़कियों के ऊपर इतना टेरराइज करके रखती थी, जो उसके गैंग के जो उसके दोस्त थे वो इतने खतरनाक किस्म के अपराधी थे। मतलब इवन श्री प्रकाश, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा गैंगस्टर था यूपी का, उस तक से इसके संबंध थे, उसका आना जाना, दिल्ली के जितने गैंगस्टर थे, पूरे एनसीआर के गैंगस्टर थे, इससे लड़की लेके जाते थे, पैसा इसको अनाप शनाप देते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। अभी एक यमुना पार्क के अंदर वेलकम थाना है, वहां मैंने आज तक का सबसे बड़ा रैकेट डिटेक्ट किया था। उसमें करीब 40 लड़कियां अरेस्ट की गई थी, कुछ दलाल अरेस्ट करे गए। तो ये इतनी शातिर थी, मैं भी इसको अपने केस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहता था, पर जब इसको कोर्ट में पेश किया गया कड़कड़डूमा में, तो इसने एक चाल करी, खुद अपनी कार लेके, बताया जाता है कि कोर्ट के बाहर खड़ी रही। इसने बैटरी ऑफ लॉयर्स, बैटरी ऑफ लॉयर्स का मतलब 10-20 लॉयर्स इसने भेज दिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और इसने लड़कियों पर दबाव डाला कि तुम अपना गिल्ट कबूल कर लो तो तुम्हें फाइन से छूट जाओगी। सारा जितना भी पैसा फाइन का था उन सारी लड़कियों का ये अपनी पॉकेट से दिया। तो आप सोचो कि कितना पैसा, कितना दिमाग ये अपना लगाती थी इन सब धंधों के अंदर। ये उसकी लास्ट, उसकी जो कहानी थी, इसमें आके वो पूरी तरह फेल हो गई, और वो आज जेल, बिल्कुल 24 साल की कन्विक्शन हो चुकी है। कोर्ट कचहरी, अब वो अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पर अब वो, मुझे लगता नहीं कि वो अब उसको बाहर आ पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर सजा इतनी की गई है। उसके जो साथी है बेनी बेनवाल, उसको भी 20 साल की सजा हुई है, फाइन भी किया गया है, 64 या 65 हजार रुपए का कैश भी फाइन किया गया है। तो अब इसके दिन लग चुके हैं, उम्र भी ज्यादा हो गई है, और जो इसको चार्म था वो भी अब वो खत्म हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि इस क्राइम की दुनिया से जैसे विकास दुबे गया है, तो ये भी एक दुनिया से इसकी अलविदाई मान के चले, क्योंकि 24 साल बहुत लंबा एक अरसा होता है। दुनिया बदल जाएगी, कोरोना आएगा और दूसरा कोरोना आएगा, दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। वेद जी, बिल्कुल बुरे कर्म की बुरी सजा सोनू को मिली है। इसकी पूरी जो लाइफ है एक फिल्मी स्टोरी लगती है। जिस तरह से उसके पिता दिल्ली में आए, ऑटो ड्राइवरी करने लगे, इसने 10वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, और धीरे धीरे आपने ही बताया कि बैड बॉयज के संपर्क में आई, बड़े बड़े शातिर अपराधियों का इसने एनकाउंटर भी करवाया। इसके बारे में कहा जाता है जिससे शादी करती थी उसका मरना तय था, लेकिन फिर भी लोग इसके चाम में इतने पागल थे, इससे बड़े बड़े अपराधी शादी करना चाहते थे। शुरुआत में ये खुद प्रोस्टिट्यूट थी वे जी, उसके बाद धीरे धीरे इसको लगा कि इस धंधे में अच्छा पैसा है, अच्छा पैसा मैं कमा सकती हूँ। लेकिन सोनू हमेशा कहती रही कि उसने कभी भी लड़कियों को खरीदने बेचने का सौदा नहीं किया। लड़कियां खुद उसके पास आती थी, वो फ्रीलांस सेक्स रैकेट चलाती थी। आपने इसके कई केस को करीब से देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसका नेटवर्क काम करता था? क्योंकि खबर यह है कि ये मॉडल्स, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट और जो अच्छे घरों की लड़कियां थी जो इसके संपर्क में आती थी, ये उनको क्लाइंट्स के पास डायरेक्ट भेजती थी। सर, रैकेट कैसे ऑपरेट करती थी अपना? देखिए, इस तरह पता है, पहले खुद प्रोस्टिट्यूशन जी दुनिया भर के चैनल्स पे उसने एक्सेप्ट किया है, तो कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट किया है कि मेरी मजबूरी है, मुझे धंधे के अलावा मेरे पास शरीर है जिसको बेचकर मैं अपने बच्चे का, अपना जिस्म बेचकर भरण पोषण कर सकती हूँ। पर धीरे धीरे इसने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से किया, क्योंकि उस टाइम तक मोबाइल मार्केट में आ चुके थे, महंगे मोबाइल रखना, बड़ी बड़ी गाड़ियों का रखना। इसका मॉडस ऑपरेंडी था कि कहीं से कोई कस्टमर की डिमांड आती थी, वो अपने खुद कार के अंदर या अपने ड्राइवर को लड़कियां भेजती थी। एक कार के अंदर 5 लड़कियां भेजी, कोई लड़की पसंद नहीं आई 5 में से, वो कहती ठीक है सर, अभी 10 मिनट बाद दूसरी कार आ रही है, उसमें 6 लड़कियां और हैं, उनमें भी कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, तीसरी कार और आएगी। और इतना बड़ा नेटवर्क था, इतना बड़ा सिस्टमेटिक था। और आप देखिए, यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर बताऊं, यदि अशोका होटल के किसी रूम के अंदर या मेन गेट के अंदर या होटल के अंदर ही कोई लड़की की डिलीवरी हो गई, तो ये उससे पूछती थी कि आप अपने आदमी से पूछती थी पैसे मिल गए, वो जैसे पैसे उसको मिलते थे उसकी कहता था यस पेमेंट रिसीव हो गई है, तुरंत अपना भी फोन ऑफ करती थी, और वो दलाल जाता था उसका भी फोन ऑफ कर देती थी। सैकड़ों फोन, दुनिया भर की गाड़ी, बहुत बड़ा एक साम्राज्य इसने खड़ा किया था। दिल्ली पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इसको फिक्स करा जाए, जिससे कि ये जो काली दुनिया है इसके अंदर और मासूम लड़कियों को ये धकेल ना दे, धंधे में और ना ले आए। क्योंकि ये एक तरह से पैरेलल जीबी रोड चलाती है। एक जीबी रोड तो जहां मशहूर है कि दिखाई देता है, ये एक ऐसी चलाती थी, पूरे ट्रांस यमुना के अंदर इसने
फ्लैट्स लिए हुए थे, बड़ी बड़ी कोठियां ली थी, वहां उन लड़कियों को रखती थी, उनके ऊपर पैसे भी खर्च करती थी। इसलिए लड़कियां उसके खिलाफ बयान देने से कतराती थी, डरती थी। उनको पता था कि इसके लिंक जो है बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ है, मरवा देगी, कहीं उठवा देगी, किडनैप करा देगी। तो इसलिए इसका जो साम्राज्य, इसके जो मॉडस ऑपरेंडी थी क्राइम करने की, बहुत ही अलग थी। मतलब दुनिया में तो नहीं कह सकता, पर हिंदुस्तान में इस तरह की कोई भी बड़ी डॉन इस फील्ड के अंदर जो प्रोस्टिट्यूशन में थी, वेश्यावृत्ति के, कोई इसके सानी नहीं है। वे जी, ये भी कहा जाता है कि सोनू पंजाबन के लिंक बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से थे, नेताओं से थे, अधिकारियों से थे और पुलिसकर्मियों से भी थे। क्या इसी वजह से ये लंबे समय तक बचती रही? बिल्कुल, इसके जो संबंध थे, देखो पुलिस की साठगांठ से ही इस तरह की चीजें फल फूल सकती हैं। तो ब्लैक शीप हर जगह होती है, पुलिस के अंदर भी बहुत सारी ब्लैक शीप होती हैं। अभी आपने विकास दुबे वाले केस के अंदर बिल्कुल खुला हुआ उदाहरण, पुलिस वाले अरेस्ट हुए, उसको इंफॉर्मेशन देते थे, सारी जानकारियां देते थे, पुलिस की अंदर की जानकारियां देते थे, पुलिस वाले थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। आपको ताज्जुब होगा कि जब वहां पर मैंने वेलकम थाने से जो वो लड़कियां अरेस्ट की थी, कोर्ट में पेश किया था, इतने बड़े बड़े आदमियों के मेरे पास फोन आए थे, तो मैं सोचता था कि इन बड़े बड़े आदमियों का जो सफेद पोश है, बड़े बड़े आदमी है, ये भी इस तरह के लोगों के लिए सिफारिश कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा हनी ट्रैप केस, एक मोनिका चौधरी नाम की लड़की जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट थी, उसने एक एमपी के साथ में 7 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। मैंने उस लड़की को अरेस्ट किया था। यदि आप यूट्यूब पे गूगल पर जाके देखेंगे हनी ट्रैप केस, तो आपको पता लगेगा कि ये जो लड़कियां जो खुद प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं या खुद इस तरह से ब्लैकमेलिंग में उतरती हैं, किस तरह की लड़कियां होती हैं। आम लड़कियां नहीं होती, अलग तरह की लड़कियां होती है। आम लड़की की इतनी पहुंच नहीं हो सकती कि वो किसी एमपी को, बड़े बिजनेसमैन को, बड़े टाइकून को अपने सर्किल में ले जाए और उनको किस तरह से लड़की पेश करे, किस तरह से उनको एंटरटेन कराए। तो ये शी वाज ए मास्टर। अब उसका अंत हो गया, पर वो शी वाज ए बिग डॉन। सोनू पंजाबन की अगर बात करें तो आपने बताया कि पीछे उसने जेल में खुदकुशी की कोशिश की, कुछ दवाइयां भी खा ली थी। अब उसको फिलहाल 24 साल की सजा मिली है। क्या ये मान लिया जाए कि सोनू पंजाबन के जेल में जाने के बाद जो उसका गैंग है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा रैकेट चलाती थी, बहुत सारे इसने एजेंट रखे हुए थे। क्या पर्दे के पीछे से सोनू पंजाबन की जगह कोई और इस गैंग को ऑपरेट तो नहीं कर रहा? कैसे हम सुनिश्चित करें कि दिल्ली में अब ये बड़ा सेक्स रैकेट खत्म हो गया? नहीं, इसको खत्म नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। जब पहले ये जेल के अंदर लंबे टाइम तक बंद थी, तो इसके 2 कजिन थे, जिनको पुलिस ने जब उसके ऊपर दबिश की, रेड की, उनके कॉल डिटेल्स तलाशे, तो पता लगा है कि जेल के अंदर से ही ऑपरेट करती थी, तारीख पर आती थी कोर्ट के अंदर, तो इशारों के अंदर उनको बताना, या कहीं से तिहाड़ जेल के एम्प्लॉयज के साथ में कितनी घटनाएं हुई कि मोबाइल भी प्रोवाइड तिहाड़ जेल के अंदर से हो जाता है, तो तिहाड़ के अंदर से ही ऑपरेट करती थी। इसके दोनों भाई, इसका पूरा जो इसका साम्राज्य था वो पूरी तरह से ऑपरेट करते थे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये खुद आकर मैदान के अंदर कर पाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर ले जेल के अंदर से या दूसरे सोर्सेज से। आजकल आईटी का टाइम है, इंटरनेट का टाइम है, तो कहीं से ऐसा साम्राज्य दोबारा एस्टेब्लिश कर ले, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और पुलिस की और इंटेलिजेंस एजेंसी की जिम्मेदारी है अब इसको पूरा चेक रखें, इस सारी एक्टिविटीज को बाज रखें, क्योंकि अभी सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। यदि अब भी अपना तिहाड़ से या किसी और तरह से इसके जो साथी हैं, यदि अभी भी रैकेट चलाने में कामयाब रहे, तो ये पुलिस प्रशासन की, इंटेलिजेंस एजेंसी की, तमाम की बहुत बड़ा फेलियर होगा। चलिए वेद जी, आपने तमाम जानकारी दी किस तरह से सोनू पंजाबन पहले गीता अरोड़ा थी, देह व्यापार के धंधे में आई और देश में सबसे बड़ा सेक्स रैकेट बनाने में कामयाब हुई। और हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन आखिर में दिल्ली पुलिस ने ही सोनू पंजाबन की धरपकड़ की। 12 साल की एक बच्ची को जबरन देह व्यापार कराने के आरोप में सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद हुई है। उम्मीद यही है कि सोनू पंजाबन जैसी लड़कियां या महिलाएं जो समाज के लिए नासूर बन चुकी हैं, वो इस केस से भविष्य के लिए संकेत लेंगी और किसी का जीवन खराब करने की कोशिश नहीं करेंगी। वेद जी, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मुकेश।